अब तक इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में बात की है। मैंने आपको डिस्प्ले एड्स के बारे में बताया, वीडियो एड्स के बारे में बताया, हमने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट भी देखी है और लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट भी देखी है। लेकिन आज इस सेशन के अंदर मैं आपको एक नई टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं नेटिव एडवर्टाइजिंग। ये नेटिव एडवर्टाइजिंग होती क्या है और क्या इससे पहले आज तक आपने इसके बारे में सुना है? सबसे पहले आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि नेटिव एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या है। Now, native advertising is actually a form of paid advertising. ये ज़हन में रखें, it's a form of a paid advertising कि जो आपके वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज के कंटेंट से मिलता जुलता होता है। यानी कि ये वो एड्स होती हैं कि जो अपीयर हो रही होती हैं एक वेबसाइट के कंटेंट के दरमियान में, लेकिन यूज़र उसको एज एन एडवर्टाइजमेंट नहीं ले रहा होता, क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट और उस वेबसाइट का कंटेंट सिमिलर होता है, जिसकी वजह से इसको नेटिव एडवर्टाइजमेंट का नाम दिया जाता है। नेटिव एडवर्टाइजमेंट इट्स अ वेरी गुड फॉर्म। करंट जो हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल मीडियम के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद हैं नेटिव एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करने के। पाकिस्तान के अंदर अभी भी हम इतना ज़्यादा प्रमोशनल बजट जो है वो नेटिव एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन ओवरसीज़ काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो नेटिव एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती हैं और यूज़ करके उसको एम्बेड करती हैं अपने वेब पेज के अंदर। सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं यहाँ आपको देना पसंद करूँगा वो है CNET.com की। CNET.com दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट रिव्यूज़ की वेबसाइट है और CNET के ऊपर अगर आप देखें तो विद इन दी कंटेंट जो CNET खुद पब्लिश करता है उसके अंदर डिफरेंट नेटिव एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म की एड्स भी अपीयर हो रही होती हैं। इन्हीं डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है टबूला, जिसके बारे में हम अगले चल के सेशंस के अंदर पढ़ेंगे भी। लेकिन आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि नेटिव एडवर्टाइजमेंट के फ़वाइद क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा नेटिव एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करने का है कि हाई एंगेजमेंट होती है इन एड्स के ऊपर यूज़र्स की तरफ से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि चूंकि कंटेंट सिमिलर होता है एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट से और लग नहीं रहा होता है कि ये ऐड है और पेज के ऊपर वो जस्ट लाइक अदर कंटेंट अपीयर हो रही होती है, तो यूज़र की इंगेजमेंट उन एड्स के साथ ज़्यादा होती है। सेकेंड रीज़न ऑफ यूजिंग नेटिव एडवर्टाइजमेंट इज़ कि ये एक ट्रस्ट डेवलप कर देती है बिटवीन द यूज़र एंड ऑल्सो द एडवर्टाइज़र। वही दोबारा बात मैं रिपीट करूँगा यहाँ कि कंटेंट चूँकि सिमिलर है, वेबसाइट का कंटेंट जो पोस्ट हो रहा है, ब्लॉग का कंटेंट जो पोस्ट हो रहा है और एडवर्टाइजमेंट जो वहाँ अपीयर हो रही है वो उस कंटेंट से सिमिलर है, तो यूज़र जो है उसका ट्रस्ट उन एड्स में ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तीसरा पॉइंट है रिकॉलिंग रेट ऑफ आइडिया का। चूँकि कंटेंट सिमिलर होता है, जिसकी वजह से जो रिकॉल रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो यूज़र के दिमाग में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पेड एडवर्टाइजमेंट। और लास्ट पॉइंट है कि देयर आर मोर कंटेंट ऑप्शंस इन नेटिव एडवर्टाइजमेंट एज़ कम्पेयर टू गूगल एडवर्ड्स की या फेसबुक की एडवर्ड्स की जो आप कैंपेन चलाते हैं, उसके मुकाबले में नेटिव एडवर्टाइजमेंट की जो प्लेटफॉर्म है वहाँ कंटेंट की ऑप्शन ज़्यादा है। ये आप अपने तौर पर इसको एक्सप्लोर कीजिए। हम अगले चल के सेशंस के अंदर टबोला का जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटिव एडवर्टाइजमेंट का सॉफ्टवेयर है और प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम ब्रीफली उसको टच करेंगे। फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर नेटिव एडवर्टाइजिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन अवेलेबल हैं, और इसके मैकेनिज्म और डायनामिक्स सिमिलर हैं दूसरी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरह के। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि ये वो कंटेंट यूज़ कर रही होती है वेबसाइट के ऊपर कि जो वेबसाइट का अपना कंटेंट होता है, जिसकी वजह से अब नेटिव एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने ब्रीफली सीख तो लिया और मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जिस तरह हम सोशल मीडिया में फेसबुक का एडवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या गूगल एडवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं मैसिव स्केल पे पेड प्रमोशन के लिए, इसी तरीके से नेटिव एडवर्टाइजमेंट के भी काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट प्लेटफॉर्म है Taboola.com। द रीज़न वाई एम सेइंग इट इज़ बिकॉज कि Taboola.com गूगल की तरह काफ़ी डीप पेनिट्रेटेड है डिफरेंट वेबसाइट्स में। ये इंडस्ट्री में यूज़ भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर को ना यूज़ करते हैं ना इसको जानते हैं, लेकिन CNET.com जो दुनिया की सबसे बड़ी रिव्यू की वेबसाइट है वो Taboola.com को यूज़ करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं और ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो Taboola को यूज़ कर रही है और नेटिव एडवर्टाइजमेंट से फ़ायदा उठा रही है। तो आपको फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर जब भी जॉब्स रिसीव होंगी नेटिव एडवर्टाइजमेंट की, जो शायद तादाद में इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जब आपको करनी होंगी तो आपको Taboola.com की तरह का ही एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना होगा। अभी Taboola.com कोई गूगल एडवर्ड से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इट वर्क्स जस्ट लाइक एडसेंस। हमने गूगल एडसेंस यूज़ किया, गूगल एडवर्ड्स यूज़ किया या गूगल एनालिटिक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये गूगल के प्लेटफॉर्म की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है कि जो आपको
अलाउ कर रहा होता है और ये पावर दे रहा होता है कि आप एड्स को अपनी वेबसाइट्स के ऊपर चलाएं। पब्लिशर पैसे पे कर रहे होते हैं और जो लोग उन एड्स को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे होते हैं वो उसके थ्रू पैसे कमा रहे होते हैं, जिसमें गूगल एडसेंस में होता है। Second most important thing of Taboola.com and important function is it also allows you customer targeting, just like Facebook, just like LinkedIn, just like Google. तो कस्टमर टारगेटिंग बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स भी हो सकती हैं, साइकोग्राफिक्स भी हो सकती हैं, लोकेशन है, इनकम है, या रीडरशिप की बेस पे भी हो सकती हैं। ये सारी की सारी पावर जो है वो Taboola.com आपको प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर के ऊपर इट इज़ ऑल्सो ऑक्शन बेस्ड। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं इस प्लेटफॉर्म में और जो बाकी प्लेटफॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी ऑक्शन को यूज़ कर रहा होता है और ऑक्शन के मैकेनिज्म को यूज़ करके, बिडिंग के मैकेनिज्म को यूज़ करके डिसाइड कर रहा होता है कि एक ऐड पे कितने पैसे चार्ज करने हैं आपसे एज ए पब्लिशर। तो अगर आप गूगल एडवर्ड्स को जानते हैं, फेसबुक एडवर्ड्स को जानते हैं, तो आपके लिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। और जब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर आपके पास जॉब्स होंगी और उसके अंदर नेटिव एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की जाएगी, तो आपने घबराना नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर विच इफ यू विल लर्न देन यू विल एक्चुअली ओपन अप अ न्यू होराइजन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द फ्रीलांसिंग वेबसाइट। तो दोस्तों, अगले सेशंस के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर को ब्रीफली लर्न भी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको एज ए फ्रीलांसर। आप में से कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स होंगे और डिजिटल मार्केटर्स होंगे कि जो नेटिव एडवर्टाइजमेंट को सीखने के बाद चाह रहे होंगे कि आप भी फटाफट नेटिव एडवर्टाइजमेंट की जॉब्स को सर्च करना शुरू करें और उसको करना शुरू करें एज ए फ्रीलांसर। लेकिन Taboola.com, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था, अपना थोड़ा सा प्रोसेस अब चेंज कर चुका है। दो मेन कैटेगरीज हैं Taboola.com के ऊपर जो अभी हम वेबसाइट के ऊपर जाके मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा अभी। एक है एडवर्टाइजर्स की कैटेगरी और एक है पब्लिशर की कैटेगरी। एडवर्टाइज़र की कैटेगरी के अंदर बेसिकली यू आस्क Taboola कि ये हमारी एड्स हैं, इसको आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर चलाएं, जस्ट लाइक गूगल एडवर्ड्स। लेकिन जो पब्लिशर का कैटेगरी है Taboola के ऊपर, उसमें आप एडवर्टाइजर्स की दी हुई एड्स अपनी वेबसाइट पे चलाते हैं और चलाने के बाद आप उससे पैसे अर्न करते हैं गूगल एडसेंस की तरह। लेकिन Taboola इस प्रोसेस को अब चेंज कर चुका है और पहले जिस तरीके से आप अकाउंट बड़े आराम से Taboola पे बना सकते थे, अब उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस बना दिया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, सिंस इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को शुरू करें और अपने अकाउंट क्रिएशन को बनाएं, ताकि कल को जाके आप या तो पब्लिशर बन जाएं या आप एडवर्टाइजर्स बन जाएं। तो आइए ज़रा इस सेशन के अंदर मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि पब्लिशर बनने के लिए किस तरीके से आपने Taboola को कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन उससे पहले लेट्स गो टू CNET.com, ताकि मैं थोड़ा सा आपको एड्स भी दिखा सकूँ जो Taboola की इस टाइम CNET.com पे चल रही हैं। जब आप CNET.com की वेबसाइट को ओपन करेंगे, एंड लेट मी रिपीट अगेन कि दिस इज़ probably world's largest and biggest technology and news oriented website। आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो ये सारा वो कंटेंट है कि जो CNET ने खुद पब्लिश किया है। लोग उसको पढ़ते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, फिर इसमें डिफरेंट वीडियोस हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एकदम आपको यहाँ एक लिंक मिलेगा कि जिसके आगे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड लिंक्स बाय Taboola। अब इसका जो ओवरऑल आउटलुक है वो CNET.com के मेन पेज के कंटेंट से मिलता जुलता है। दिस इज़ द कंटेंट विच CNET हैज़ पब्लिश्ड एंड दिस इज़ द कंटेंट जो Taboola.com की वेबसाइट से इनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो रहा है। लेकिन सिमिलैरिटी है, ऐसे लगता है कि जैसे ये भी आर्टिकल जो है वो एग्जैक्टली वही है कि जो CNET.com ने पब्लिश किया है। आज और उसका इंटरेस्ट लेवल और उसकी जो रेलेवेंस है CNET के ऑलरेडी पब्लिश्ड कंटेंट से वो भी काफ़ी सिमिलर है, जिसकी वजह से यूज़र इसके ऊपर क्लिक करना ज़्यादा पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी एड्स के। तो दिस इज़ हाउ Taboola एड्स अपीयर ऑन द वेबसाइट। तो जब आप भी पब्लिशर बनेंगे तो इसी तरीके से वेबसाइट जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो रही होंगी। अब हम चलते हैं Taboola.com मेन वेबसाइट के ऊपर, और इन ऑर्डर टू बिकम पब्लिशर यू क्लिक ऑन द पब्लिशर बटन, और पब्लिशर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ साइन अप का बटन नहीं है। दे हैव चेंज्ड इट। यू हैव टू कॉन्टैक्ट Taboola, यू हैव टू गिव देम योर इन्फॉर्मेशन। आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ईमेल एड्रेस क्या है, नाम क्या है, कंट्री क्या है, वेबसाइट URL क्या है, एंड देन यू क्लिक ऑन सबमिट। और फिर Taboola.com में सेल्स का एक बंदा जो है दे विल गेट बैक टू यू एंड देन दे विल टेल यू कि जी अच्छा, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं। आप इस ध्यान में रखिए कि Taboola इज़ वेरी लिमिटेड, नेटिव एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी लिमिटेड, तो आपकी वेबसाइट हैज़ टू हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर Taboola। अब ये थोड़ा सा इरिटेटिंग भी होगा कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करते रहे हैं,
क्योंकि गूगल एडवर्ड्स का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें, अपनी पेमेंट डिटेल्स को उसमें डालें। एडसेंस का भी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। लेकिन टबूला में ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। इसको अपने अकाउंट को आप बनाएं, उनको ईमेल करें और उसके बाद वंस दे विल गेट बैक टू यू, देन योर टबूला अकाउंट विल बी एक्टिव। दे विल गिव यू द लॉगिन एड्रेस, लॉगिन ईमेल आईडी या लॉगिन पासवर्ड, और उसको फिर आप यूज़ करके टबूला के प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पिछले सेशन के बाद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टबूला.com को ईमेल करके अपने अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी होगी। अब एज एन एडवर्टाइज़र जब आपने कैंपेन को क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट एग्जैक्टली उसी तरीके से भेजनी पड़ती है जिस तरीके से आपने पिछले सेशन में एज ए पब्लिशर भेजी थी। और जब आपको रिस्पॉन्स रिसीव होगा, दे विल क्वालिफाई यू टू बिकम एन एडवर्टाइज़र। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द कैंपेन। कैंपेन का प्रोसेस टबूला के अंदर भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी सिंपल है। लेकिन यहाँ एक जो फ़र्क आता है, जो गूगल की निस्बत जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि देयर इज़ अ ह्यूमन इंटरेक्शन अ बिट मोर इन टबूला एज़ कम्पेयर टू गूगल। आपके साथ सेल्स का एक बंदा अटैच होता है। आपको कोई भी किसी किस्म का इशू होता है तो देन दे आर देयर टू हेल्प यू आउट एंड टू असिस्ट यू। हमने CNET.com की एक एग्जाम्पल को देखा था कि जहाँ एड्स किस तरीके से अपीयर हो रही होती हैं और वो एड्स बिल्कुल कंटेंट की तरह ये उससे मिलती जुलती होती हैं। तो एज एन एडवर्टाइज़र जब आप एड्स को पोस्ट भी कर रहे होते हैं तो आप ये चीज़ जहन में रखते हैं कि जिन वेबसाइट्स के लिए मैं कैंपेन बना रहा हूँ, ये जिस तरह की वेबसाइट्स के लिए मैं कैंपेन बना रहा हूँ, मेरी जो थंबनेल है, जो पिक्चर है, जो उसका नीचे टेक्स्ट है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। और कैंपेन की लॉजिक टबूला की इज़ नॉट रियली डिफरेंट एज कम्पेयर टू फेसबुक। सिर्फ आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि द कंटेंट हैज़ टू बी सिमिलर टू द वेबसाइट वेयर योर कंटेंट इज़ बीइंग शोन या वेयर योर एड इज़ बीइंग शोन, एंड दिस इज़ हाउ यू डेवलप द कैंपेन। और अब आपके सामने अगर आपके पास अकाउंट नहीं है टबूला का तो यू कैन एक्चुअली नॉट मेक ए कैंपेन। लेकिन एज एन एडवांस फ्रीलांसर मेरी आपको सजेशन होगी कि अगर अभी तक आपने रिक्वेस्ट टबूला को नहीं भेजी तो जाइए दोबारा टबूला.com वेबसाइट के ऊपर और कॉन्टैक्ट देम एंड सेंड देम योर डिटेल्स एंड रिक्वेस्ट देम टू मेक यू द एडवर्टाइजर्स। एक दफ़ा का टाइम लगेगा आपको, लेकिन वंस द लॉगिन यू हैव, आपके पास लॉगिन एड्रेस, लॉगिन पासवर्ड है, तो उसके बाद आप फ्रीलांसिंग की जॉब्स टबूला पे बड़े आराम से करना शुरू कर दें। कोर्स के शुरू से लेकर अब तक मैं एक बात बड़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केटिंग को भी चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग बना दिया, इसी तरीके से मार्केटिंग के काफ़ी ऐसे प्रोसेसेस हैं कि जिसको टेक्नोलॉजी ने ऑटोमेट कर दिया है। यानी कि रोबोट की तरह मार्केटिंग भी अब ऑनलाइन ऑटोमेटिकली हो रही है, जिसको हम मार्केटिंग ऑटोमेशन का नाम देते हैं। आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने इस टर्म को अभी तक सुना ही ना हो, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की किताब पढ़ाई जा रही है या मार्केटिंग लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी मार्केटिंग ऑटोमेशन का उस तरीके से जिक्र नहीं मौजूद। मार्केटिंग ऑटोमेशन है तो टेक्निकल, आपको टेक्निकल कंप्यूटर की स्किल्स भी चाहिए, आपको लॉजिक भी चाहिए, हो सकता है किसी जगह के ऊपर आपको प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए इसको करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और उभरती हुई फील्ड है। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन होती क्या है, आइए सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी उस पर नज़र डालते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन इज यूजिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स दैट हेल्प ऑटोमेट मार्केटिंग एंड सेल्स एंगेजमेंट विद यूजर्स टू जनरेट मोर लीड्स, क्लोज मोर डील्स एंड बेटर मेजर मार्केटिंग सक्सेस। इस डिफिकल्ट डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़े आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं तो मार्केटिंग के वो तमाम प्रोसेसेस के जो एक ह्यूमन यानी मेरी और आपकी तरह का बंदा बैठा कंप्यूटर पे कर रहा है, उसको ऑटोमेट करना। मतलब कि अगर किसी ने ईमेल करनी है किसी कस्टमर को, तो रादर देन कि मेरी तरह का बंदा बैठ के ईमेल करे कंफर्मेशन की, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग को यूज़ करके वो ईमेल कस्टमर तक पहुंचा दे कि आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो गया है या आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है, और उसमें किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। इसको मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। इसका जो मेन दो की पॉइंट्स है वो है कि इसमें लीस्ट इंटरेक्शन होती है बिटवीन अ ह्यूमन विद अ ह्यूमन। कस्टमर या यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है मशीन के साथ, और मशीन एक्ट कर रही होती है मेरी और आपकी तरह की ह्यूमन की तरह। दूसरे पॉइंट जो है वो इसका ये है कि फोकस जो है वो मेनली सेल्स के ऊपर होता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन ज़्यादातर सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हो रही होती है। अगर मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल दूं तो आप जब एक वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ एक डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। आपने प्रोडक्ट को देखा, उस पर क्लिक किया, क्लिक करके हो सकता है आप ऐड टू कार्ट करें, जिसमें जब ऐड टू कार्ट का बटन आप दबाते हैं तो अगर आप नोट करें तो छोटे से कार्ट पे 1 लिखा हुआ आ जाता है क्योंकि प्रोडक्ट उसमें ऐड हो जाती है। फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, चेकआउट कर रहे होते हैं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन होती है, और फिर इवेंचुअली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये तमाम जो स्टेप्स हैं
इन तमाम स्टेप्स के अंदर कंपनी मार्केटिंग ऑटोमेशन के प्रोसेस को यूज़ करके आपको ईमेल कर सकती है या डिफरेंट मटेरियल एसएमएस कर सकती है कि आप अपने कार्ड को कंप्लीट करें, या आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, या आपका ऑर्डर अब डिस्पैच हो रहा है और ये उसका ट्रैकिंग नंबर है। इस पूरे प्रोसेस को हम मार्केटिंग ऑटोमेशन का नाम देते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन ज़्यादातर कंपनी 4 चीज़ों के लिए यूज़ कर रही होती हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ जनरेटिंग लीड्स। जब आपका एक प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया है तो आपके पास डाटा कॉन्टीन्यूसली आ रहा है और आप लीड्स को कॉन्टीन्यूसली जनरेट कर सकते हैं बाय ऑटोमेटिंग द प्रोसेस। सेकेंड इज़ क्वालिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग लीड्स। हर लीड कन्वर्ट नहीं होती सेल के अंदर, ये आप जहन में रखें। प्रोस्पेक्ट जो है वो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आज की बजाय आज से 1 साल के बाद जाकर आपकी प्रोडक्ट को खरीदे। तो ऑटोमेशन का प्रोसेस जो है वो आपको हेल्प कर रहा होता है कि आप वो वाली लीड्स को फोकस कर सकते हैं और निकाल सकते हैं एक चंक ऑफ लीड्स में से कि जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और मोस्ट लाइकली इन द फ्यूचर भी आपके कस्टमर होंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन इज ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। सबसे ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर मार्केटिंग ऑटोमेशन यूज़ होती है। आप डिफरेंट हॉलीडेज़ पे ऑटोमेटिक ईमेल्स कर रहे होते हैं, आप कस्टमर के किसी एक्शन पे ईमेल कर रहे होते हैं, कस्टमर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर आके किसी पेज पे क्लिक किया और ठक करके उस कस्टमर के ईमेल इनबॉक्स के अंदर ईमेल चली गई आपकी तरफ से प्रमोशनल ईमेल। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। और लास्ट के अंदर रिपोर्टिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म मौजूद होता है मार्केटिंग ऑटोमेशन में, क्योंकि मार्केटिंग ऑटोमेशन पूरे प्रोसेस को मैप कर रही होती है। कस्टमर कहाँ से आया, कस्टमर ने वेबसाइट पे क्या किया, कितनी ईमेल्स कस्टमर को गई और उन ईमेल्स के ऊपर कस्टमर का रिस्पांस क्या आया। ये भी मार्केटिंग ऑटोमेशन का हिस्सा होता है जो रिपोर्टिंग के अंदर आ रहा होता है और डाटा सारा आपको प्रोवाइडेड होता है फॉर योर फ्यूचर मार्केटिंग डिसीजंस। तो दोस्तों, ये जो मार्केटिंग ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट है इसको हम ब्रीफली आगे चल के सेशंस के अंदर टच करेंगे और मैं आपको मेल चिम्प का सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड दिस मार्केटिंग ऑटोमेशन। फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स अगर आप उठा के देखें तो आपको नजर आएगा कि मार्केटिंग ऑटोमेशन की जॉब्स अवेलेबल हैं। शायद तादाद में उतनी ज़्यादा ना हो जितनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हैं, लेकिन स्टिल दीज जॉब्स आर अवेलेबल। पाकिस्तान या इंडिया या साउथ एशियन मार्केट से शायद आपको ये जॉब्स नहीं मिलेंगी, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन रीजन के अंदर मार्केटिंग ऑटोमेशन इज़ वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जॉब्स किस किस तरह की हैं, आइए ज़रा थोड़ी सी इसके ऊपर नज़र डालते हैं सेशन के अंदर, और मैं आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स भी दूंगा कि हर जॉब करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले और मोस्ट कॉमन जॉब्स जो आपको मिलेंगी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे वो होती है ईमेल फनल डेवलपमेंट की। फनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फनल किस चीज़ को कहते हैं? आपने कभी कुप्पी देखी है जिसको यूज़ करके मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर मोबिल ऑयल डाला जाता है? तो फनल जो है वो आपने बनानी होती है जिसको हम ईमेल फनल का नाम देते हैं। ईमेल फनल बेसिकली ये होता है कि आप एक प्रोसेस को डिफाइन कर देते हैं कि कस्टमर जब किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आया और वेबसाइट पे आके उसने किस किस पेज पे कैसे कैसे क्लिक किया और उन क्लिक्स का रिस्पांस के अंदर मशीन उस कस्टमर के सामने क्या दिखाएगी या कौन कौन सी ईमेल करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ अगर एग्जांपल दूँ तो किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट ओपन की, उसके अंदर प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फाइनल पेज पे जब पहुंचा तो उसको याद आया कि जी मेरा तो क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो इस वजह से मैं आज शॉपिंग नहीं करूँगा, या उसका मूड चेंज हो गया और उसने वहाँ वो उस वेबसाइट को बंद कर दिया। अब अगर उस कंपनी ने मार्केटिंग ऑटोमेशन का प्रोसेस इंस्टॉल किया हुआ है बैकएंड में, तो जब वो कार्ट बंद होगा विदाउट द पेमेंट तो एक ईमेल चली जाएगी उस यूज़र को कि आपके कार्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमने सेव करके रख ली हैं, तो कैन यू प्लीज़ कम बैक एंड पे फॉर दीज थिंग्स। और वो बार बार फिर हर एक दिन के बाद, 6 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद आपको ईमेल रिसीव हो रही होती हैं एज ए रिमाइंडर अनटिल यू एक्चुअली गो एंड यू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कार्ट। यहाँ मुझे अपनी एक पर्सनल एग्जांपल याद आती है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑनलाइन ई स्टोर कपड़े बेचती है, उसके ऊपर मैं एक दफ़ा वहाँ शॉपिंग कर रहा था और शॉपिंग के दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको कार्ट में डाला और जब मैं फाइनल स्टेप पे पहुँचा तो मुझे घर से बाहर जाना पड़ गया। फैमिली वॉज रेडी, तो मैंने उस सिस्टम को बंद कर दिया कि चलो मैं दोबारा वापस आकर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं पे कर दूँगा। अब उस कंपनी ने बड़ा स्मार्टली मेरे उस डाटे को यूज़ करके मेरे फेसबुक के ऊपर मैसेजेस करना शुरू कर दिए और मेरे ईमेल अकाउंट के ऊपर ईमेल्स भेजना शुरू कर दी। और इवेंचुअली हुआ ये कि एक दिन तक मैंने ना उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड किया, ना फेसबुक के ऊपर कोई रिस्पॉन्ड किया, तो उस कंपनी ने मुझे एक परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए 20% डिस्काउंट ऑफर कर दिया उस कार्ड के ऊपर जो मैंने वहाँ सेलेक्ट किया हुआ था। तो मैंने फटाफट उस ईमेल को खोला, क्लिक किया, कूपन का नंबर यूज़ किया और जाकर 20% डिस्काउंट को अवेल कर लिया।
तो कंपनी को फ़ायदा ये हुआ कि पॉसिबली वो कस्टमर जो उनके नज़दीक शॉपिंग करता करता चला गया था, वो मार्केटिंग ऑटोमेशन के प्रोसेस के थ्रू दोबारा वापस आया और आके उसने शॉपिंग कंप्लीट की और पेमेंट की जो भी डिटेल्स देनी थी वो दे दी। इसी तरीके से आपकी एज ए फ्रीलांसर जॉब होगी एक ईमेल फनल को डेवलप करना। क्या आप कहेंगे कि अच्छा भाई, स्टेप नंबर 1 में अगर कोई कस्टमर जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट को देख के वहाँ उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर शॉपिंग को डिसकंटिन्यू कर देता है, बंद कर देता है, तो वहाँ हमको उस कस्टमर को ईमेल करेंगे कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है और आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको ऑन द स्पॉट अगले 24 घंटों के लिए 15% डिस्काउंट ऑफर करते हैं। लेकिन ये सब काम ह्यूमन नहीं कर रहा, ये मशीन कर रही है। मशीन ही लर्न करती है और मशीन ही ईमेल करती है। लेकिन उस प्रोसेस को बनाने के लिए आप एज ए फ्रीलांसर ये काम कर रहे होंगे। सेकेंड मोस्ट कॉमन जॉब विच आर अवेलेबल इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड आर मेलचिम्प। मेलचिम्प को आपने मैनेज करना होता है, आप मेलचिम्प मैनेजर होते हैं। मेलचिम्प इज़ ए क्वाइट ए ह्यूज सॉफ्टवेयर ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन कि जिसको यूज़ करके आप ईमेल्स कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को। और कई ऐसे कंपनियां होती हैं, क्लाइंट्स होती हैं कि जो आपको कहेंगे कि भाई आप हमसे मेलचिम्प का अकाउंट ले लें और मेलचिम्प को मैनेज करें और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को देखिए कि कितनी ईमेल्स गई, हमें रिपोर्ट्स बना के भेजिए, उन ईमेल्स में से ओपन ईमेल्स कितनी हुई, कितनी जंक ईमेल के अंदर गई, ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। और लास्ट के अंदर है ऑटोमेशन ऑफ द ईमेल्स। आपको ये जॉब दी जाती है कि आपने ईमेल को डिज़ाइन भी करना है, ईमेल को डिज़ाइन करके ईमेल लिस्ट भी बनानी है और उसके बाद उन ईमेल्स को ऑटोमेशन के प्रोसेस को यूज़ करते उनको भेजना है वो तमाम लोग जो ईमेल लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आपने एक ईमेल लिस्ट बनाई जो टारगेटेड थी ईद उल फितर के ऊपर। अब ईद उल फितर के ऊपर जो ईमेल लिस्ट टारगेटेड है उस पर क्लाइंट ने आपको कहा है कि आपने 3 दफ़ा ऑटोमेटिक तरीके से ईमेल्स भेजनी है ताकि उनको बार बार रिमाइंड किया जाए या कराया जाए कि आप हमारी वेबसाइट पे आएँ और आकर अपनी शॉपिंग कीजिए। तो दोस्तों, मार्केटिंग ऑटोमेशन इज़ अ टेक्निकल टर्म, इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाते हैं और आप इसको समझना चाहते हैं सही तरीके से तो इसकी बड़ी जॉब्स अवेलेबल हैं और ये एक उभरता हुआ एरिया है। मेलचिम्प, हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म है कि जो यूज़ होता है मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए। अब मार्केटिंग ऑटोमेशन के डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट लोगों के लिए, लेकिन इवन ईमेल मार्केटिंग इज़ ऑल्सो मार्केटिंग ऑटोमेशन और इट्स एक्चुअली ए वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन। मेलचिम्प आपको हेल्प आउट करता है मेनली ईमेल मार्केटिंग के अंदर। आप ईमेल्स को जनरेट करते हैं, ईमेल को लोगों को भेजते हैं, उसको प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। जैसा मैं हमेशा एग्जांपल आपको देता रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कि आप शॉपिंग कर रहे हैं और लास्ट स्टेप के ऊपर आपने शॉपिंग को अबंडन कर दिया है, अपने कार्ट को छोड़ दिया है और चीज़ें वहीं पड़ी हैं आपके कार्ट के अंदर। तो आपको एकदम एक ईमेल रिसीव हो जाती है कि जी आप क्या अपने कार्ट को कंप्लीट करना चाहेंगे, वो आपको फेसबुक पे भी रिसीव हो रही होती हैं अक्सर। ये तमाम चीज़ें पावर्ड हो रही होती हैं यूजुअली फ्रॉम मेलचिम्प प्लेटफॉर्म और मेलचिम्प ये अलाउ करता है आपको कि एज ए यूज़र आप उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ब्यूटीफुल ईमेल्स बनाएं, मेलिंग लिस्ट बनाएं, कैंपेन्स बनाएं, एड्स बनाएं और लोगों को ईमेल्स भेजें जो आपको हेल्प करें आपके बिजनेस को ग्रो करने के अंदर। अब फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर मेलचिम्प का इस्तेमाल अक्सर हो रहा होता है क्योंकि आपको जॉब्स ये मिल रही होती हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आज इन 15,000 लोगों को ईमेल भेजनी है और उसका जेनेरिक कंटेंट ये होना चाहिए कि इतने % डिस्काउंट है या इस दिन डिस्काउंट शुरू होगा। अब फिर आप उसका कंटेंट बनाते हैं, ईमेल को डिज़ाइन करवाते हैं, उसके बाद उसको अप्रूव करते हैं और अप्रूव करवा कर क्लाइंट के थ्रू आप उसको फिर ईमेल करते हैं और उसको सर्कुलेट कर देते हैं मेलचिम्प का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए। अगर आप मेलचिम्प की वेबसाइट पे जाएं जो mailchimp.com है तो यू विल एक्चुअली फील लाइक कि ये बड़ी एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन वेबसाइट है जो आपको मेन फीचर्स ऑफ मेलचिम्प बता रही है। अगर मैं प्राइसिंग में जाऊँ और प्राइसिंग पर क्लिक करके देखूँ तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो फॉरएवर फ्री का भी एक प्लान है जो $0 पर मंथ के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें 2,000 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं और पर मंथ 12,000 ईमेल जो हैं वो आप भेज सकते हैं। जबकि अगर आपने बिजनेस ओरिएंटेड चलना है तो देन यू कैन यूज़ दिस $10 पर मंथ प्लान विच इज़ वेरी गुड। आप अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स और अनलिमिटेड ईमेल पर मंथ भेज सकते हैं। फिर उसके बाद प्रो आता है तो ऑप्शंस जो है वो बढ़ती जाती हैं। इसमें प्रो सपोर्ट अवेलेबल है जो आपकी बिजनेस प्लान में अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से ये तमाम ऑप्शन सबके अंदर अवेलेबल हैं जिसमें आप कैंपेन बनाते हैं, लैंडिंग पेज बनाते हैं, पॉपअप फॉर्म है, गूगल रीमार्केटिंग ऐड है और फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स हैं। ऑटोमेशन की भी तमाम चीज़ें सब प्लान्स के अंदर अवेलेबल हैं
और टारगेट और सेगमेंटेशन जो है वो लिमिटेड है पहले प्लान के अंदर। एनालाइज एंड टेस्ट जो है वो A/B टेस्टिंग और बेसिक रिपोर्ट्स ये अवेलेबल हैं। उसके बाद मल्टीवेरिएट और कंपैरेटिव रिपोर्ट सिर्फ प्रो के अंदर अवेलेबल है। अब स्टार्टिंग के अंदर तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो बेसिक इनका प्लान है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसी के ऊपर ही रहें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और जब आपको फ्रीलांसिंग की जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी ईमेल मार्केटिंग रिलेटेड, तो आप फिर मेलचिम्प का ये $10 वाला प्लान ले सकते हैं विच एक्चुअली सर्व्स अ लॉट ऑफ पर्पस। और इसको यूज़ करने का तरीका कैसे है, कैसे इसके अंदर कैंपेन्स बनाई जाती हैं, अगले चल के सेशन। सबसे पहले mailchimp.com वेबसाइट पे जाइए और राइट साइड टॉप के ऊपर जो आपको साइन अप का बटन नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आइए देखते हैं कि मेलचिम्प के ऊपर अकाउंट क्रिएशन कैसे की जाती है। साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन यहाँ खुलेगी जो अकाउंट क्रिएशन की स्क्रीन है। यूजुअली हम देखते हैं कि आजकल तमाम सॉफ्टवेयर जो इंपॉर्टेंट और बड़े हैं उसमें फेसबुक के थ्रू लॉगिन भी मौजूद होती है, जीमेल के थ्रू डायरेक्ट लॉगिन होती है। मेलचिम्प पे भी फ़िलहाल वो प्रोवाइड नहीं करता। तो आई विल राइट माई ईमेल एड्रेस ओवर है कि जिस ईमेल एड्रेस को मैं यूज़ करना चाहता हूँ इन ऑर्डर फॉर साइनिंग अप। मैं ये अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर यासिर इस माई यूज़र नेम और DG स्किल्स मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ। पासवर्ड हम यहाँ लिखेंगे और देखते हैं कि अपने ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड को लिखने के बाद गेट स्टार्टेड के इस नीले बटन पर क्लिक करें। वंस यू क्लिक ऑन दैट योर फ्री अकाउंट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड वेरी सून। अब यहाँ मेलचिम्प मुझे कह रहा है कि मेरे जो गूगल का ईमेल अकाउंट जो मैंने यूज़ किया है उधर उसने एक्टिवेशन लिंक भेजा है। तो आई विल एक्चुअली गो बैक टू माई जीमेल अकाउंट एंड फाइंड आउट कि क्या वो एक्टिवेशन लिंक मुझे रिसीव हो गया है। आप भी अपने तौर के ऊपर अपने जीमेल अकाउंट में जाएं और जाकर देखें आपको जो ईमेल रिसीव हुई है फ्रॉम मेलचिम्प उसके अंदर आपको एक एक्टिवेशन लिंक नज़र आ रहा होगा। उस एक्टिवेशन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। मीनवाइल आई विल डू इट फ्रॉम माई ओन अकाउंट। एक्टिवेट मेलचिम्प की ईमेल रिसीव जो है वो आपको इस तरीके की हुई होगी। उस पर एक्टिवेट अकाउंट के बटन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इट विल टेक यू बैक टू मेलचिम्प और आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देगा एंड योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड ऑन मेलचिम्प। हो सकता है कि जब आप एक्टिवेशन के बटन पे क्लिक करें तो आपको एक क्वेश्चन वो पूछ रहा हो, कन्फर्म यू आर ह्यूमन। अक्सर गूगल पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है जिसके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स को आपको वेरीफाई करना होता है। इफ़ यू नॉट ए रोबोट, सो आई विल क्लिक ऑन दिस आई एम नॉट ए रोबोट बटन और देन आई विल वेट फॉर मेलचिम्प टू लोड। और स्टार्टिंग के अंदर जो है वो मुझसे इट्स आस्किंग फॉर माई फर्स्ट नेम एंड फॉर माई लास्ट नेम। सो आई विल राइट माई फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ओवर हियर। देन आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ माई बिजनेस? एग्जाम्पल बिजनेस लिख देते हैं यहाँ। माई वेबसाइट से exampleWebsite.com। एक चीज़ जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इट सेज कि इफ़ यू डू नॉट हैव वेबसाइट यू कैन यूज़ योर फेसबुक और ट्विटर URL। ये यहाँ जो फेसबुक प्रोफाइल का जो वेब एड्रेस होता है उसको भी आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स मुझसे मांग रहा है। फॉर एग्जांपल 123 एग्जाम्पल रोड, सिटी लाहौर, प्रोविंस पंजाब, पोस्ट कोड है, कंट्री एंटर करें। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। Does your business sell anything online? Yes or no? If it's a yes, then you click on yes. If it's no, you click on no. So I will click no at the moment. I'll click continue. और यहाँ आप अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना वेब एड्रेस लिखा, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट भी यहाँ अटैच हो। यू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड यू कनेक्ट योर फेसबुक विद इट। फिलहाल मैं फेसबुक या ट्विटर को ऐड नहीं करना चाह रहा, सो आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। You can subscribe to their newsletter if you like marketing emails in your email account. मुझे वो पसंद नहीं है, तो I will leave this box unchecked and then I'll click on Let's Go button. So that's it. You have created your account. काफ़ी straight forward, simple इसका इंटरफेस है। कोई बहुत ज़्यादा फ्रिल्स इसमें नहीं है। कितने लोगों तक आपका डाटा पहुंचा है, आपकी ईमेल्स पहुंची हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ आई हैं। अगले चल के सेशंस के अंदर हम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर देखेंगे। दोस्तों, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमेशा अपनी एक हैबिट कर लें कि आपने जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर जो आपकी अकाउंट की सेटिंग्स है उसको हमेशा रिव्यू करना है। उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को देखें मेलचिम्प में जाकर और दूसरी सेटिंग्स को देखें और देखें क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जो मिसिंग है जिसको आपको वहाँ एंटर करने की ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत है। सो क्रिएट द अकाउंट सो दैट वी कैन अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग ए मेलिंग लिस्ट। मेलचिम्प का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आपको मेल लिस्ट बनाने के लिए अक्सर हो सकता है कि टाइम भी लगे और एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़े। अब मेरे एक्सपीरियंस में जब आप फ्रीलांसिंग का जॉब कर रहे होते हैं तो क्लाइंट अक्सर आपको कुछ लोगों की मेलिंग लिस्ट प्रोवाइड करता है और कहता है कि जी ये हमारे पास जैसे 10,000 लोगों की ईमेल एड्रेसेस हैं,
इनको आपने रेगुलरली इस दिन या इस स्टेज के ऊपर ईमेल्स करनी है या आपने इनको मैसेजेस भेजने हैं, तो आप वो उससे वो ईमेल डिटेल्स ले लेते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट ये कहता है कि जी मेरे पास कोई एज सच डिटेल्स मौजूद नहीं है, यू एक्चुअली हैव टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ, तो फिर वो प्रोसेस भी आपको अपने तौर पे करना पड़ता है और ईमेल्स जो हैं वो लोगों की और यूजर्स की लेनी पड़ती हैं। लेकिन मेलचिम्प पे ईमेल लिस्ट या मेलिंग लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, आइए सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। मेलचिम्प का जो ओवरऑल डैशबोर्ड व्यू है या इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है। आप टॉप पे अगर देखें तो आपको कैंपेन्स, टेम्पलेट्स और लिस्ट्स और रिपोर्ट्स के बटन नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बटन है। उनमें आप लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दें और प्रेस करने के बाद आपको एज एन एग्जांपल एक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड मिल रही है। आप अगर राइट साइड पे देखें तो आपको क्रिएट लिस्ट का एक बटन नज़र आएगा, यू क्लिक ऑन दैट। यहाँ एक सजेशन आपको दे रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट और डू यू वांट टू सब डिवाइड द एग्जिस्टिंग लिस्ट। मैं एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट लिस्ट बटन और इसके बाद जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो है अब मुझसे मेलचिम्प जो मुझसे पूछना शुरू करेगा। लिस्ट का नाम मैं क्या रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ कैनेडा क्लाइंट लिस्ट। मेरा अगर कोई कैनेडियन क्लाइंट है फ्रीलांसिंग जॉब के हिसाब से, यहाँ आप वो वाला ईमेल एड्रेस लिखेंगे कि जिसके ऊपर लोग रिप्लाई कर सकते हैं उस ईमेल का जो आपने उनको भेजी है। फॉर एग्जांपल abc@gmail.com, ये वो नेम है। पीपल विल सी कि वो ईमेल जो उनको रिसीव हुई है वो किसकी तरफ से आई है, दी एडमिन। और दिस इज़ अ कैंपेन यूआरएल, यू कैन एक्चुअली चेंज इट जब आप उसको पेड उसमें जाएंगे, बट इट एक्चुअली जनरेट्स रैंडमली। ये वो वेब एड्रेस है जो जनरेट हो रहा होगा, मेलचिम्प खुद ब खुद कर रहा होगा ईमेल भेजने के लिए। दिस इज़ एक्चुअली मेलचिम्प इज टेलिंग यू कि यू कैन लेट पीपल नो कि उनको ईमेल क्यों रिसीव हो रही है, वाई दे आर रिसीविंग द ईमेल। कि आपने हमारी सर्विस पे जो है वो सब्सक्राइब किया था 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, एंड दैट्स वाई यू आर रिसीविंग द ईमेल। यूजुअली जो ओवरसीज़ ईमेल मार्केटिंग रिलेटेड डिजिटल इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही होती हैं उसमें प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि यहाँ आप क्लाइंट से एक दफ़ा पूछ लें कि हाउ पीपल आर साइनिंग अप टू द लिस्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइंट वांट्स टू राइट ओवर हियर। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जांपल बिजनेस आप उसको रहने दें, एड्रेस आप लिख दें, सिटी है, उसके बाद आपका जिप कोड है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, आप अपना फ़ोन नंबर ऑप्शनल है वही लिख सकते हैं यहाँ। यू कैन अनेबल डबल ऑप्ट इन, मतलब कि आप लोगों को कंफर्मेशन ईमेल भेज सकते हैं जब वो आपकी लिस्ट को सब्सक्राइब करें। दिस इज एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन इफ यू लाइक टू ऐड दिस। और नोटिफिकेशन अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइबर की डेली समरी है या इसके अलावा दूसरी नोटिफिकेशन है, यू कैन एक्चुअली डू दैट एंड यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर। वंस इट्स डन यू क्लिक ऑन द सेव बटन और आपकी जो मेलिंग लिस्ट है वो जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ मुझे ये एरर दे रहा है कि आई हैव टू राइट समथिंग ओवर हेयर, तो दिस इज एक्चुअली कंपल्सरी फील्ड, आई कैन जस्ट राइट इट ओवर हेयर, you are marketing services from our website। इसको एज एन एग्जांपल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद दोबारा सेव करके देखते हैं कि यस, सो द लिस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, कैनेडा क्लाइंट लिस्ट के नाम से लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसमें कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर यू कैन इंपोर्ट दी कॉन्टैक्ट्स और यू कैन क्रिएट अ साइन अप फॉर्म कि जिसको यूज़ करके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें वो ऑटोमेटिकली ऐड हो सकते हैं। साइन अप फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो लेट मी ओपन इट इन अ न्यू टैब। आप भी देखें कि आपको बिल्डर्स दिए हुए उसमें, फॉर्म बिल्डर है, अगर आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल इसी को सिलेक्ट कर लें, so this is a sign up form which you can actually create and you can embed in your website, जिसमें लोग अपना ईमेल एड्रेस, नाम और बाकी इन्फॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इनमें से कोई चीज़ डिलीट भी करना चाहते हैं, चेंज भी करना चाहते हैं, तो इट्स क्वाइट इजी, यू कैन डू दैट। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि एड्रेस को मैं लूँ, तो जस्ट डू दैट हेयर, डिलीट। तो मैंने एड्रेस जो है यहाँ से डिलीट कर दिया है। सेम थिंग गोज़ फॉर द फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें भी हैं। तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट ए फॉर्म एंड एम्बेड इन योर वेबसाइट और उसके तरीके से people will sign up and their details is going to be added into this Canada client list. दूसरा तरीका ये कि you can actually add the contacts, और उसका तरीका सिंपल है, ऐड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करें, ऐड ए सब्सक्राइबर पे क्लिक करें और आप मैनुअली यहाँ 1 बाय 1 करके लिस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल customer1@gmail.com, कस्टमर एग्जांपल, फ़ोन नंबर्स की देने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन हैज़ गिवन मी ए परमिशन टू ईमेल देम, इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी ऑन माई लिस्ट अपडेट देयर प्रोफाइल, और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अब होगा ये कि कनाडा क्लाइंट लिस्ट के अंदर एक बंदा ऐड हो चुका है जिसको यू कैन यूज़ इट इन द फ्यूचर इन ऑर्डर टू जनरेट द ईमेल।
अब इसी तरीके से हज़ारों लोग आप ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर, और जब आपने ईमेल भेजनी होगी तो यू कैन सेलेक्ट दैट लिस्ट एंड क्लिक ऑन सेंड एंड द ईमेल विल गो टू ऑल द पीपल इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। अब अगर आपने लिस्ट अभी तक जनरेट नहीं की और आप कहते हैं कि जी मैंने तो कैंपेन डिज़ाइन कर ली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैंपेन की जो ईमेल्स हैं वो जानी उन लोगों को हैं जो आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हो सकता है जब आप मेलचिम्प यूज़ कर रहे हो तो आप डिफरेंट क्लाइंट के लिए ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो और आपके पास डिफरेंट लिस्ट्स मौजूद हों कि जिसको यूज़ करते हुए यू विल सेंड द ईमेल्स विच यू आर गोइंग टू क्रिएट। और ईमेल क्रिएशन और कैंपेन डिज़ाइनिंग कैसे होती है अगले चल के सेशंस के अंदर हम उसको सीखेंगे। जब आपने मेलिंग लिस्ट क्रिएट कर ली है तो अगला स्टेप जो है वो आता है कैंपेन डिज़ाइनिंग का। और कैंपेन डिज़ाइनिंग मेलचिम्प के अंदर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और किस तरीके से होती है आइए चलते हैं वापस सॉफ्टवेयर के अंदर और मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ डू यू डेवलप ए कैंपेन इन मेलचिम्प। आपके मेन स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो राइट साइड के ऊपर आपको क्रिएट कैंपेन का बटन भी नज़र आ रहा होगा, टॉप के ऊपर आपको एक क्रिएट का बटन भी नज़र आ रहा होगा। आई डोंट नो व्हाई देयर आर टू बटन फॉर द सेम रीज़न, लेकिन यू कैन क्लिक ऑन द क्रिएट कैंपेन बटन और आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा। और ये पॉपअप जो है उसके अंदर आपको गाइडेंस दे रहा है बेसिकली मेलचिम्प कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट द ईमेल कैंपेन, ऐड कैंपेन, लैंडिंग पेज मैंने बनाना है फॉर एग्जांपल, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मैं पोस्ट कार्ड बनाना चाहता हूँ, व्हिच इज़ एक्चुअली द न्यू फंक्शन, सो लेट्स ट्राई दैट। आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट पोस्ट कार्ड। कैंपेन का नाम जो है वो है ईद पोस्ट कार्ड कैंपेन। उसके बाद आई विल क्लिक ऑन दिस बिगिन बटन। बिगिन के बटन पे दबाने से पहले एक चीज़ ज़रा देख लें कि पोस्ट कार्ड का जो फंक्शन है मेलचिम्प के अंदर दैट इज़ एक्चुअली नॉट फॉर फ्री, विच मीन्स यू कैन नॉट यूज़ दिस कैंपेन एट ए लार्जर स्केल, जिस तरह आप ईमेल्स को यूज़ करते हैं और हज़ारों लोगों को भेजते हैं। तो दिस यू कैन सेंड दिस पोस्ट कार्ड टू ओनली स्पेशल कस्टमर्स के जो आपके हाई पेड कस्टमर हैं और जिनको आप वो भेजना चाहते हैं। तो क्लिक ऑन दिस बिगिन बटन। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में मेलचिम्प कह रहा है, यू कैन रीड द टर्म्स एंड कंडीशन बाय क्लिकिंग हियर। आई विल क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट। और अब मेरे सामने ईद पोस्ट कार्ड कैंपेन की जो मेन स्क्रीन है वो खुल गई है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो मेलचिम्प हमें प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन एडिट द नेम ऑफ द कैंपेन, लीव इट एज इट इज, आई थिंक द कैंपेन नेम इज फाइन। किन लोगों को ये भेजना है, लेट्स क्लिक ऑन द ऐड रिसिपिएंट बटन। और ये देखें दोबारा अब यहाँ अगर आपके पास लिस्ट ना होती तो यू कैन नॉट एक्चुअली सेंड दिस पर्टिकुलर कैंपेन मैसेज टू एनीवन। यू कैन सेलेक्ट द की लिस्ट। हमने कैनेडा क्लाइंट लिस्ट एक बनाई थी, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। बजट आपने कितना लगाना है इस पर्टिकुलर पोस्ट कार्ड को भेजने के लिए, यू कैन सेलेक्ट दैट ओवर हेयर। लेकिन उससे पहले व्यू पोस्ट कार्ड प्राइसिंग, 1 से 50 पोस्ट कार्ड अगर आपने भेजने हैं तो 18 सेंट उनकी पोस्ट कार्ड की प्राइस है और तकरीबन 27 से 79 सेंट उसकी पोस्टेज प्राइस है। तो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ प्राइसिंग सिंस दिस इज़ द न्यू फंक्शन। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मेरा बजट जो है वो $15 है, $15 से ज़्यादा मैंने स्पेंड नहीं करना, तो आई विल सेलेक्ट $15 ओवर हेयर। $15 में जितने लोगों तक वो जाएगा उस लिस्ट में से मेलचिम्प विल डू दैट। सो आई विल क्लिक ऑन दिस सेव बटन। यहाँ अगर आप एक चीज़ नोट करें तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके सामने भी अपीयर हो रहा है कि वी हैव ट्रबल बिल्डिंग योर ऑडियंस। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने डाटा इनपुट किया था वो डाटा हमने प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड तरीके से इनपुट नहीं किया। तो आपको जो भी आप डाटा इन रियलिटी पुट इन कर रहे होंगे उसमें जो एड्रेसेस हैं उसको आप प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर रहे होंगे। दिस इज़ द गाइडेंस टू एक्चुअली फॉर्मेट दी एड्रेस। ये आपका ईमेल एड्रेस है, फिर नेम है, फिर आपका जो मेन एड्रेस है वो भी आप यहाँ लिखते हैं। एंड वंस यू हैव डन दैट तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरर है दिस विल गो अवे। And how to resolve it? You click on this resolve button and this is going to happen and it will resolve the query and trouble which you have. अब आती है कंटेंट की बारी कि आपने कैंपेन के अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। तो फॉर एग्जांपल जब मैं ऐड कंटेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सेलेक्ट द मेन इमेज कि जो मैं पोस्ट कार्ड के फ्रंट पे रखना चाहता हूँ। पोस्ट कार्ड आई होप एवरीवन ऑफ अस नो, पोस्ट कार्ड की एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है। ये अक्सर जो है वो अगर आपको याद हो तो पहले ज़माने के अंदर जब लोग किसी मुल्क जाया करते थे तो वहाँ से पोस्ट कार्ड भेजा करते थे और उसके ऊपर सर्टेन मैसेजेस हुआ करते थे। बैक एंड के ऊपर उसके ऊपर टिकट लगती थी। सेम थिंग गोज फॉर अ डिजिटल पोस्ट कार्ड। तो यू कैन एक्चुअली अपलोड एन इमेज फ्रॉम हेयर फॉर द फ्रंट एंड देन देयर इज़ अ बैक जिसके ऊपर आपने हेडिंग करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ईद मुबारक पोस्ट कार्ड। राइट साइड पे देखें तो प्रीव्यू इसका साथ साथ चेंज हो रहा होगा। वी अप्रिशिएट योर बिजनेस, thanks for being a wonderful customer। आप प्रोमो कोड यहाँ ऐड कर सकते हैं अगर आप उनको एक डिस्काउंट ओरिएंटेड पोस्ट कार्ड भेजें, विच इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। यहाँ प्रोमो ऐड करने के लिए यू एक्चुअली नीड टू कनेक्ट योर स्टोर। जो भी ऑनलाइन आपका स्टोर है उसको आप जब आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आप प्रोमो कोड ऐड कर दें
अक्सर पोस्ट कार्ड्स पर प्रोमो कोड होते हैं विच द कस्टमर कैन यूज़ एंड परचेज स्टफ ऑनलाइन। लोगो आप यहाँ जब अपलोड करेंगे तो इट विल अपीयर ऑन दी प्रीव्यू साइट। फ्रंट के अंदर अभी चूंकि इस वजह से कुछ नहीं आ रहा बिकॉज देयर इज नो इमेज विच आई हैव सिलेक्टेड, बट जब आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो इट विल गिव यू a preview of the front page, and on the back this is how it's going to look like. Once the card is created, you click on the save button and your content is ready to be posted. ये थी एक जेनेरिक एग्जांपल पोस्ट कार्ड कैंपेन के लिए, लेकिन जब आप ईमेल कैंपेन बना रहे होंगे तो उसके थोड़े से स्टेप्स फ़र्क है। अगले सेशन के अंदर ईमेल डिज़ाइन के ऊपर हमने थोड़ी सी बात करनी है, तो वी विल डिज़ाइन दैट ईमेल कैंपेन इन द नेक्स्ट स्टेप। फ़िलहाल आप अपने तौर के ऊपर पोस्ट कार्ड कैंपेन को बनाएं, देखें कि और मज़ीद फंक्शन इसमें क्या हैं। जो लैंडिंग पेज कैंपेन है उसको आप बना के देख सकते हैं, उसके फंक्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल प्रोसेस, कोई ऐसी कोई टेक्निकल इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी ज़रूरत है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद ताकि जब आपको एक्चुअल फ्रीलांसिंग की जॉब मिले रिलेटेड टू मेलचिम्प, सो यू आर ईजी। अब बारी आती है ईमेल डिज़ाइनिंग की। मेलचिम्प में आप ईमेल डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे क्योंकि मेनली यूज़ तो मेलचिम्प हो ही ईमेल मार्केटिंग के लिए रहा है। तो ये होती किस तरीके से आपने कैंपेन बनाना है ईमेल का, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आइए ज़रा थोड़ी सी उस पर नज़र डालते हैं। मेन पेज से आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करें और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यू क्लिक ऑन द क्रिएट एन ईमेल बटन जो आपको बॉटम के अंदर प्रोवाइड कर रहा है मेलचिम्प। उसके बाद कैंपेन नेम आप यहाँ लिखें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द न्यू कस्टमर्स कैंपेन, क्लिक ऑन बिगिन बटन। और यहाँ सिमिलर जिस तरह पोस्ट कार्ड की हमने कैंपेन बनाई थी उसी तरह की कैंपेन है, थोड़े से फंक्शन इसमें ज़्यादा हैं। यू स्टार्ट विद एक्चुअल द लिस्ट, यू क्लिक ऑन ऐड रेसिपिएंट, आप यहाँ लिस्ट चूज़ करते हैं और जस्ट हैव अ लुक, फॉर एग्जांपल आई चूज़ दिस लिस्ट, क्लिक ऑन द सेव बटन। तो आपने लिस्ट सबसे पहले सेलेक्ट किया। अब इस लिस्ट में जितने लोग हैं उनको ये कैंपेन जाएगी। कौन ये भेज रहा है ये कैंपेन, हु इज सेंडिंग दिस पर्टिकुलर मैसेज, आपका नाम यहाँ आएगा, आपका ईमेल एड्रेस यहाँ आएगा। दिस इज यू कैन चेंज इट एंड दिस इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप यहाँ जो है वो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस और प्रोफेशनल नाम लिखें। इधर आप बिजनेस का नाम लिख सकते हैं जिस बिजनेस की तरफ से वो कैंपेन जा रही है। सब्जेक्ट क्या होगा उस ईमेल का, यू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ओवर हेयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ठीक नहीं है तो देन द पीपल दे एक्चुअली डू नॉट ओपन इट, इट गोज टू द जंक एंड उसकी कोई एफिकेसी फिर रहती नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आई राइट द सब्जेक्ट ओवर हेयर, मैं उसको लिखता हूँ ग्रीटिंग्स, उसको सेव कर दूंगा और हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ कंपनी ABC और ईमेल एड्रेस। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिस्ट भी है, हम कौन ईमेल भेज रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा। नाउ इट्स एक्चुअली दी कंटेंट के जो कंटेंट आपने ईमेल को डिज़ाइन करना है। उससे पहले ज़रा आप नीचे बॉटम में देख लें, आप इस ईमेल को फेसबुक के ऊपर भी पब्लिश कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ट्विटर पे भी कर सकते हैं, बट यू एक्चुअली हैव टू कनेक्ट योर ट्विटर एंड फेसबुक अकाउंट इन ऑर्डर टू डू दैट। आप डिज़ाइन ईमेल पे जब क्लिक करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट द कंटेंट, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसमें आप बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं हमेशा आदी हूँ टेम्पलेट्स को यूज़ करने का, एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट यू टू यूज़ टेम्पलेट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ब्यूटीफुल ईमेल्स इन मेलचिम्प या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी। ये अगर आपने स्क्रैच से शुरू करना है तो जेनेरिक जो टेम्पलेट्स वो आपको देता है, यू कैन डू दैट। लेट मी फर्स्ट क्लिक ऑन फॉर एग्जांपल थीम्स बटन। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई प्री डिज़ाइंड चीज़ें पड़ी हैं मेलचिम्प के अंदर और बिल्कुल अवेलेबल हैं। सो हम देखते हैं कोई एक डिज़ाइन चूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक्सेस किया बाय क्लिकिंग ऑन द थीम बटन ऑन टॉप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्क्रॉल डाउन, मुझे न्यू कलेक्शन का डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन और जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो इट विल ओपन दैट टेम्पलेट इन फ्रंट ऑफ मी इन दी एडिटर। जिस तरह हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के एडिटर्स होते हैं इसी तरीके से मेलचिम्प का एक बिल्डर है कॉल ए कैंपेन बिल्डर, और उस बिल्डर के अंदर यू चेंज ऑल द ईमेल डिज़ाइन। जब आपके सामने टेम्पलेट खुल गया है तो आप उसको पहले ज़रा थॉरली देख लीजिए कि उसका फॉर्मेट क्या वही है कि जो आप रखना चाहते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको चेंज करना, फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो आई विल टेक माय माउस कर्सर ऑन टॉप ऑफ इट, एडिट के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कंपनी ABC विंटर कलेक्शन इफ़ इट्स अबाउट द कलेक्शन, और नीचे भी जो टेक्स्ट है उसको आप चेंज कर लें। स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद डिफरेंट सेटिंग्स को आप देख सकते हैं। वंस आई क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज इट विल चेंज ओवर हियर। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें, टेक्स्ट के अलावा अगर आपने किसी इमेज को चेंज करना है तो यू कैन एक्चुअली डू दैट फ्रॉम हेयर टू। यू कैन सेलेक्ट द इमेज, रिप्लेस का बटन आप दबाएंगे
तो यू कैन सेलेक्ट जो भी इमेज आपने इसको चेंज करना है वो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। राइट साइड के ऊपर अगर आप नोट करें तो आपको डायरेक्ट एक्सेस बटन दिए हुए हैं मेलचिम्प ने, जिसमें बॉक्स टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके करंट डिज़ाइन के अंदर। जब आपका डिज़ाइन फाइनल हो गया तो यू क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज बटन एंड इट विल टेक यू आउट फ्रॉम द कैंपेन बिल्डर और आपको दोबारा वापस मेन कैंपेन के पेज पे ले जाएगा। अब आपका कंटेंट जो है वो रेडी हो गया है। आप एक टेस्ट ईमेल जो है उसको सेलेक्ट करके भेजें और दिस इज़ हाउ माय ईमेल इज़ गोइंग टू लुक लाइक। यहाँ ईमेल एड्रेस आ रहा होगा उस बंदे का जिसको आपने भेजनी, किसकी तरफ से वो ईमेल आई है, उसका सब्जेक्ट क्या है, और ये वो ईमेल है कि जो उस कस्टमर को जाएगी। और मोबाइल का व्यू उसको करके देख लें कि मोबाइल पे कैसे लगेगी। तो डेस्कटॉप की ईमेल दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। प्रीव्यू मोड से हम एग्जिट करेंगे वापस एंड वंस इट इज़ ऑल रेडी देन यू क्लिक ऑन द सेंड बटन और द कैंपेन विल लॉन्च। अगर आप सेंड अभी नहीं करना चाहते यू कैन एक्चुअली स्केड्यूल इट फॉर लेटर, कि हो सकता है ये कैंपेन आपसे 10 दिनों के बाद के लिए बना रहे हो। यू कैन क्लिक ऑन द स्केड्यूल बटन एंड यू कैन सेलेक्ट व्हिच डे डू यू वांट एंड व्हाट टाइम डू यू वांट इन ऑर्डर टू लॉन्च दिस कैंपेन। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है ईमेल कैंपेन डिज़ाइनिंग का और ईमेल के ओवरऑल डिज़ाइन को बनाने का। और जब आपकी लिस्ट जनरेट हो गई है और यू आर रेडी टू सेंड योर ईमेल कैंपेन देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सेंड बटन और आपकी ईमेल जो है वो हज़ारों लोगों तक पहुंच जाएगी जो आपकी लिस्ट में एडेड है। इसको अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, लिस्ट को पॉपुलेट करें और पॉपुलेट करने के बाद ज़रा ईमेल भेज के देखें कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या। ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ मेलचिम्प का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑटोमेशन का भी है। वैसे तो ईमेल मार्केटिंग भी ऑटोमेशन के ज़ुम्रे में आती है, लेकिन मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आजकल डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर इंटीग्रेटेड भी हैं और बहुत सारी कंपनीज उसको यूज़ भी कर रही हैं। तो ऑटोमेशन कैंपेन कैसे बनती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। जिस तरह हमने पोस्ट कार्ड और ईमेल कैंपेन्स को बनाया उसी तरीके से ऑटोमेशन कैंपेन भी वन क्लिक के ऊपर डिज़ाइन होती है मेलचिम्प में। तो आइए चलते हैं वापस मेलचिम्प में और देखते हैं कि ऑटोमेशन कैंपेन किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। क्रिएट कैंपेन के बटन पर दोबारा क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे फिलहाल अभी ऑटोमेशन का कोई बटन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप ऊपर सर्च के बार के अंदर क्लिक करेंगे तो क्लिक ऑन दिस ऑटोमेशन कैंपेन्स और ऑटोमेशन कैंपेन करने के बाद आपके पास 23 डिफरेंट सजेशंस जो है वो मेलचिम्प दे रहा है कि आपने किस चीज़ को ऑटोमेट करना है। फॉर एग्जांपल यू कैन रिकवर अबंडेंट कार्ट, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी कि कोई बंदा शॉपिंग कर रहा है और शॉपिंग करते हुए दरमियान में उसने कार्ट क्लोज कर दिया, तो यू कैन सेलेक्ट ए पर्टिकुलर ईमेल मैसेज फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन कि जब कोई इसको अबंडन करे कार्ट को तो उनको एक ईमेल चली जाए डिस्काउंट के साथ या इन जनरल पूछने के लिए कि जी आपने कार्ट को क्यों अबंडन किया है। आप वेलकम कर सकते हैं नए सब्सक्राइबर्स को, आप फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को थैंक यू कर सकते हैं। तो डिफरेंट यहाँ आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस हैं जिनमें से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे ये हैप्पी बर्थडे वाली जो ऑप्शन है वो बहुत पसंद है एंड दिस इज़ वेरी ए पर्सनलाइज्ड ऑटोमेशन टूल विच अ लॉट ऑफ कंपनी दे यूज़ इट। आपको अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन पे भी एसएमएस रिसीव हो रहे होते हैं बर्थडे के, वो भी सारे ऑटोमेटेड तरीके से हो रहे होते हैं। तो आई कैन डिज़ाइन दिस हैप्पी बर्थडे कैंपेन। आई विल क्लिक ऑन दिस से हैप्पी बर्थडे कैंपेन। कैंपेन का नाम करें, लिस्ट डिसाइड कर लें किस लिस्ट में आपने करना है। तो आई विल से एग्जांपल बिजनेस, जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसी को मैं यूज़ करूँगा। और क्लिक ऑन दिस बिगिन बटन। अब बिगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो है वो कैंपेन डिज़ाइन पूरी आ चुकी है। ट्रिगर्स हैं, एक दिन पहले का ट्रिगर है, दूसरा जो है वो ऑन डे ऑफ बर्थडे का ट्रिगर है, तीसरा जो है वो वन डे आफ्टर बर्थडे का ट्रिगर है। इन तीनों ट्रिगर्स के ऊपर डिफरेंट मैसेजेस जो हैं वो आप डिफरेंट ईमेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं वन डे बिफोर वन डे आफ्टर की कोई ईमेल जो है वो डिज़ाइन नहीं करना चाहता, तो आई विल लीव इट ब्लैंक एज इट इज़, बट फॉर द बर्थडे आई विल डिज़ाइन द कैंपेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिलीट दिस ईमेल फॉर वन डे बिफोर द बर्थडे। डिलीट, ये अच्छा फंक्शन है मेलचिम्प का कि जिसमें आपको डिलीट करने से पहले यू हैव टू राइट डिलीट। और वन डे आफ्टर बर्थडे को भी डिलीट हम कर देते हैं। तो ऑन डे ऑफ बर्थडे जो है उसकी ईमेल को जब हम डिज़ाइन करेंगे तो वंस यू क्लिक ऑन डिज़ाइन ईमेल तो इट विल अगेन ओपन अप द सिमिलर फॉर्म के जिसमें आप ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं हैप्पी बर्थडे। अब सबसे पहले नेम और योर ईमेल करते हैं कि आपने उस ईमेल जो भेज रहे हैं उसका नाम क्या रखना है। डे ऑफ योर बर्थडे आपने रखा हुआ है, ईमेल सब्जेक्ट में आप हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, किसकी तरफ से वो ईमेल आई है और ईमेल एड्रेस क्या है जिसके आपने वो ईमेल जो है वो भेज रहे हैं। उसके बाद यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, आपके पास टेम्पलेट्स खुल जाएंगे। सिमिलर टेम्पलेट्स हैं जो हमने पहले भी यूज़ किए हैं एंड यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ दोज थीम्स या वन ऑफ दोज टेम्पलेट्स।
हम देखते हैं कि अगर कोई थीम जो है वो बर्थडे का है, यहाँ क्लिक ऑन बर्थडे, लेट्स सर्च, एक बर्थडे का थीम अवेलेबल है, तो क्लिक ऑन दैट थीम और इस थीम को वापस कैंपेन बिल्डर में जाके रीडिज़ाइन करें, इसके कंटेंट को चेंज करें, देखें कि इसमें क्या चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर थीम में आई एम प्रीटी श्योर कि दे आर ऑफरिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बर्थडे ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं जिसको ये ईमेल जा रही है, एंड दे विल क्लिक ऑन शॉप नाउ बटन, एक प्रोमो कोड होगा, जब वो एंटर करेंगे तो उस प्रोमो कोड को एंटर करने से उनको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब आपकी ईमेल जो है वो आपने डिज़ाइन कर ली है, वंस यू आर रेडी, सो यू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन एंड इट विल टेक यू बैक टू द मेन कैंपेन पेज। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पूछ सकते हैं कि मेलचिम्प को कैसे पता लगेगा कि किस दिन किस बंदे की बर्थडे है। ये तमाम डाटा बैकएंड में जब आप लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इनपुट होता है और ट्रैक भी कर रहा होता है मेलचिम्प के व्हेन दैट बर्थडे इज़ गोइंग टू कम अप फॉर दैट पर्टिकुलर वन कस्टमर, और वो फिर ऑटोमेटिकली ऑटोमेट कर देता है उस प्रोसेस को, और लिस्ट में जिस दिन बर्थडे होती है उसको ये मैसेज डिलीवर करना शुरू कर देता है। इससे आपके बिजनेस के ऊपर भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है, आपका बिजनेस प्रमोट भी हो रहा होता है, और बर्थडे वाले दिन अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो होपफुली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम योर स्टोर। इस कैंपेन को किस तरीके से मज़ीद डिज़ाइन करके बेहतर बनाया जा सकता है, इसको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद एक ज़रा रन करें कैंपेन जो ऑटोमेशन की। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत आसान बना दिया है। जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको लाखों करोड़ों कस्टमर्स को वन क्लिक के ऊपर अवेलेबल करती है और आपकी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाती है, उधर ही मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा भी अवेलेबल है ऑनलाइन कि जिसको यूज़ करके आप अपनी बिजनेस के लिए सही और अच्छे डिसीजन कर सकते हैं। दुनिया के तमाम बिजनेसेस, ख्वाह वो छोटे हों या बड़े हों, डाटा के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको डाटा एनालाइज नहीं करना आता और डाटा की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं आती तो आप आजकल के दौर में कभी भी बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। एक छोटी सी कंपनी जो ऑनलाइन कपड़े बेचती है, ख्वाह वो लाहौर में हो या ख्वाह दुनिया के किसी बहुत बड़े शहर में हो, वो भी डाटा की बेस के ऊपर डिसाइड करती है कि उसने अगली मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलानी है, कितने बजे चलानी है, किन कस्टमर्स को टारगेट करना है और कौन सा पैगाम है जिसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। और अगर डाटा वो यूज़ नहीं करती तो कभी भी उस कंपनी को ये पता नहीं लगेगा कि उसके कस्टमर एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। और द मोमेंट यू आर आउट ऑफ टच विद योर कस्टमर्स तो बेतहाशा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कस्टमर आपका किसी और ऑप्शन पे चला जाएगा और वहाँ से जाके ख़रीदारी शुरू कर देगा। लेकिन ये एनालिटिक्स होती क्या है, आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर नज़र डालते हैं। एनालिटिक्स इज यूजिंग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, predictive modeling and machine learning techniques to find meaningful patterns and knowledge in recorded data। यानी कि जो डाटा अवेलेबल है ऑनलाइन उसको यूज करके वो पैटर्न्स निकालना कि जो आपके बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। अब मार्केटिंग वाले के लिए हो सकता है कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और डाटा एनालिसिस शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ना हो और शायद इसके लिए यूज टू भी ना हो, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन तो यूज टू होते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, मार्केटिंग वाले नहीं होते। ये तो हो गई एनालिटिक्स की डेफिनेशन, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्यों इतना ज़रूरी है कि हम एनालिटिक्स को, डाटा को यूज़ करें और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करें। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ व्हाई एनालिटिक्स इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट दीज डेज इज एबंडेंस ऑफ डाटा। बहुत डाटा मौजूद है ऑनलाइन, अगर आप उस डाटा को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कंपेटिटर यूज़ करेगा, और कंपेटिटर जब यूज़ करेगा तो वो आपसे बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो जब इतना ज़्यादा डाटा मौजूद है तो उसको एनालाइज करना यानी एनालिटिक्स उसके ऊपर अप्लाई करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तमाम कंपनीज ये काम कर रही हैं। बल्कि अब तो तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर के लिए जो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं उसमें डाटा एनालिटिक्स बिल्ट इन पार्ट है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ वाई यूजिंग एनालिटिक्स इज या कीवर्ड्स इनसाइट। जब भी आप गूगल एडवर्ड की कैंपेन चला रहे होते हैं या इवन फेसबुक पे कैंपेन चला रहे होते हैं तो डाटा एनालिटिक्स आपको डाटा की फॉर्म में और डिसीजन मेकिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट कर रहा होता है कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जो आप यूज़ कर सकते हैं आप अपनी अगली कैंपेन के लिए, और उनकी इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा होगी ये भी आप जज कर सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एनालिटिकल डाटा। तीसरे नंबर के ऊपर कंज्यूमर इंसाइट्स भी या कस्टमर इंसाइट्स भी आपको मिल रही होती हैं। आप गौर से देख रहे होते हैं कस्टमर आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म इनसाइट भी आपको मिल रहा होता है थ्रू एनालिटिक्स कि जो आपने कंटेंट बनाया क्या उसका कोई यूजेज प्रॉपर तरीके से हुई, उसकी कोई इफेक्टिवनेस थी, और जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो भी इफेक्टिव है या नहीं है। हो सकता है आपको एक प्लेटफॉर्म पसंद है और आप वो यूज़ कर रहे हैं
लेकिन आगे जो आपके कस्टमर्स हैं वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करते। एनालिटिक्स हेल्प यू इन मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग क्वालिटी ऑल्सो फॉर योर कंटेंट इन द फ्यूचर। आपको अपनी क्वालिटी ऑफ द कंटेंट के बारे में पता लग रहा होता है, आपको वेबसाइट की क्वालिटी के बारे में पता लग रहा होता है, आपको ये पता लग रहा होता है कि आपका कस्टमर आपके कंटेंट को पसंद भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो आप समझते हैं कि आपकी वेबसाइट इतनी आपने अच्छे तरीके से बनाई हुई है कि कस्टमर उसको समझता है कि ये अच्छी वेबसाइट है या नहीं है, तो आपको क्वालिटी इंप्रूव करने का मौका मिल रहा होता है अगर आप एनालिटिक्स को अपनाते हैं। और लास्ट के अंदर सबसे मेरा फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट ट्रेंड्स का आपको थ्रू एनालिटिक्स पता लग रहा होता है, क्योंकि इतना डाटा मौजूद है। वो डाटा तमाम कस्टमर्स ओरिएंटेड डाटा है जिसकी बेस के ऊपर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा फ्यूचर में अब मार्केट का ये ट्रेंड होगा। इस वजह से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से इन डिसीजंस की बेस के ऊपर उन ट्रेंड्स के लिए तैयार करना है। ये तमाम चीज़ें आप थ्रू एनालिटिकल डाटा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जॉब्स अवेलेबल हैं कि जहां स्पेसिफिकली क्लाइंट ये कहते हैं कि भाई या तो आप डाटा को खुद फाइंड आउट कर लें या आप हमसे डाटा कर लें या ले लें और उसको एनालाइज करके हमें रिपोर्ट्स बना के दें और हमें सजेस्ट करें कि हम अपने बिजनेस के लिए क्या क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और वो काम एज ए फ्रीलांसर, एज एन एडवांस्ड डिजिटल मार्केटर आपको करना होता है। आगे चल के अगले सेशंस के अंदर मैं आपको मार्केटिंग एनालिटिक्स का या एनालिटिक्स का एक जनरल सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा जिसको हम गूगल एनालिटिक्स का नाम देते हैं। इट्स अ मोस्ट कॉमन यूज सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। और अगर आप मेरी तरह एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि गूगल ओन्स मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स के जो हम यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। इन्हीं प्लेटफॉर्म में से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जो यूज़ होता है in order to analyze the data and then use that data in order to make decisions for future। ज़्यादातर गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है वेबसाइट एनालिटिक्स को यूज़ करने के लिए, वेबसाइट के डाटा को देखने के लिए। गूगल एनालिटिक्स की चंद फंक्शंस हैं, चंद पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे सेशन में। पहला पॉइंट है कि गूगल एनालिटिक्स जस्ट लाइक अदर सॉफ्टवेयर्स एंड प्लेटफॉर्म्स ऑफ गूगल इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपनीज गूगल एनालिटिक्स को एम्बेड कर देती हैं और इंटीग्रेट कर देती हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। गूगल एनालिटिक्स यूज़ होता है वेबसाइट एनालिटिक्स को करने के लिए इस्तेमाल, और वेबसाइट का तमाम डाटा आपको मिल रहा होता है एज ए यूज़र और आप उस डाटे की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर आपको पता लग रहे होते हैं जब आप गूगल एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। आपको ये पता लगता है कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है, उसकी एट टाइम्स लोकेशन क्या है, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है या डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है। हो सकता है आपने एक वेबसाइट बनाई है और आप समझते हैं कि इस वेबसाइट का यूजेज ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के ऊपर होगा, लेकिन जब आपने गूगल एनालिटिक्स को एम्बेड किया अपनी वेबसाइट में और देखा तो आपको पता लगा कि ज़्यादा यूजेज जो है उसकी मोबाइल के थ्रू नहीं हो रही बल्कि डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। तो ये बड़ा एक की और इम्पॉर्टेंट डाटा है जो गूगल एनालिटिक्स आपको दे रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लोकेशन और डिवाइस आर ओनली टू इंडिकेटर्स। इसके अलावा आपको एट टाइम्स एज का भी पता लग रहा होता है, आपको ये भी पता लग रहा होता है कि जो कंज्यूमर आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है वो किन किन वेबसाइट से गुजर के आया है और कब आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड किया है, किस टाइमिंग में आपकी वेबसाइट ज़्यादा यूज़ हो रही है, आपकी वेबसाइट बाकी वेबसाइट के मुकाबले में कैसे परफॉर्म कर रही है। डिफरेंट इंडिकेटर्स की ऑप्शन आपको गूगल एनालिटिक्स पर मौजूद होती है। कुकीज़ के थ्रू ये तमाम इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है और लास्ट के अंदर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो गूगल एनालिटिक्स का है वो बहुत ज़्यादा सी है, इम्पॉर्टेंट है और जस्ट लाइक गूगल एडवर्ड्स एक बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स जो हैं वो बन जाती हैं डाटा ओरिएंटेड, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं खुद भी और अपने क्लाइंट्स को भी भेज सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन इन द फ्यूचर। अब ये तो होगी चंद डिटेल्स अबाउट द गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। आगे चल के हम गूगल एनालिटिक्स को थोड़ा सा देखेंगे भी और इसको कोशिश करेंगे किसी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करें और आप अपने तौर के ऊपर इसको करेंगे ताकि इन द फ्यूचर चल के आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब जब आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर अगर जाके जॉब्स को देखें तो एडवांस जॉब में से एक जॉब गूगल एनालिटिक्स की भी है मौजूद, जिसके अंदर जो आपका क्लाइंट है वो आपको डिफरेंट टास्क देता है कि आपने एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ये टास्क करके देने हैं मुझे। अब इनमें से जो मेन टास्क है उसमें सबसे पहला टास्क और जो ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में मुझे रिसीव हुआ है वो है कि फनल पेजेस या एफिलिएट नेटवर्क का एक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको क्लाइंट कहता है कि आपने एक पूरी सीरीज ऑफ फनल बनानी है कि जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वेबसाइट अंटिल द लास्ट लैंडिंग पेज आपने कस्टमर का पूरा हिस्ट्री और उसकी जर्नी को रिकॉर्ड करके देना है मुझे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये है कि किसी यूज़र ने एक एडवर्टाइजमेंट को देखा किसी वेबसाइट के ऊपर
अब उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया, क्लिक करके वो किसी पेज पे गया, वहाँ से फिर वो होता 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 फाइनल आपकी वेबसाइट के लास्ट स्टेप के ऊपर पहुँचा जहाँ से उसने वो चीज़ खरीदी। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है ये गूगल एनालिटिक्स ट्रैक करता है और ट्रैक करके इसकी रिपोर्ट बना के आपके सामने रखता है। तो ज़्यादातर क्लाइंट्स आपको ये जॉब्स देंगे कि भाई आप एक फनल जो है, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी मैपिंग के अंदर हमारी हेल्प आउट करें और एनालिटिक्स को इतना स्ट्रांगली इम्बेड कर दें और इंटीग्रेट कर दें हमारी वेबसाइट में कि हमारे पास ये तमाम डाटा मौजूद आ जाए कि कस्टमर कहाँ कहाँ से घूमता हुआ हमारी वेबसाइट के ऊपर आया। सेकंड जॉब जो आपको फ्रीलांसिंग की दुनिया में गूगल एनालिटिक्स के रिलेटेड मिलती है वो है मैनेजमेंट या इंटीग्रेशन ऑफ एनालिटिक्स इन दी वेबसाइट। इवन दो इतना ज़्यादा मुश्किल अब नहीं है एनालिटिक्स को या गूगल एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना, लेकिन अभी भी क्लाइंट्स ऐसे मौजूद हैं कि जो कहते हैं कि भाई जब आपने वेबसाइट बना ली है तो वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट कीजिए ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। और लास्ट के अंदर गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट की जॉब कि जिसके अंदर आप इस सॉफ्टवेयर को इन एंड आउट अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं, आसान सॉफ्टवेयर है, और फिर आप अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट रिलेटेड डाटा सारा लेकर उसकी बेस के ऊपर आपको चंद डिसीजन या चंद सजेशंस दूंगा जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी वेबसाइट बेहतर भी हो जाएगी और आपके यूज़र को मज़ा भी आएगा वेबसाइट यूज़ करने के लिए। वो होती है गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट की जॉब। ये लास्ट स्टेज के ऊपर जब आप इस सॉफ्टवेयर को सीख लेंगे अच्छे तरीके से, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आप ये जॉब्स कर सकते हैं और आप ये जॉब्स एज ए सजेस्टिव मोड में कर सकते हैं, कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने ब्रीफली देखा कि गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर क्या है और फ्रीलांसिंग दुनिया में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आगे चल के सेशंस के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर को ब्रीफली देखेंगे भी, इसको यूज़ भी करेंगे ताकि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे इसको इस्तेमाल कर सकें। आई एम श्योर कि आपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया होगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रीलांसिंग की जॉब आई है और उस जॉब में रिक्वायरमेंट ये है कि आपने गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करना उस वेबसाइट में। एक तो है कि आपने वेबसाइट के कोड में किस तरीके से जाके गूगल एनालिटिक्स के ट्रैकिंग आईडी को इंटीग्रेट करना है, वो आगे चल के आप डिजी स्किल्स के दूसरे कोर्सेज के अंदर डिटेल में सीखेंगे बिकॉज दैट इज़ ए हार्डकोर टेक्निकल नॉलेज। लेकिन गूगल एनालिटिक्स में किस तरीके से ट्रैकिंग आईडी जनरेट होता है वंस यू हैव लॉग्ड इन इनटू गूगल एनालिटिक्स, आइए ज़रा थोड़ी सी उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्टी के थ्रू किस तरीके से हमने ट्रैकिंग आईडी को जनरेट करना है। गूगल एनालिटिक्स के मेन इंटरफेस पर आप लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगी। इसमें सबसे एंड में एक ऑप्शन है एडमिन की। वंस यू क्लिक ऑन द एडमिन बटन, ये आपको एनालिटिक्स के सेटिंग्स प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा जहाँ से आप डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को अपने तौर के ऊपर सर्च कीजिए और देखिए कि अकाउंट सेटिंग और यूज़र मैनेजमेंट में क्या कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं कि जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अक्सर यूज़र मैनेजमेंट में आप डिफरेंट यूज़र्स को ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ ये हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो है वो आपको एक्सेस दे दे अपने एनालिटिकल अकाउंट का भी। मिडल वाली जो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही है ये है जहाँ से आपने ट्रैकिंग आईडी को जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टाइम ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करूँ तो मुझे जो ट्रैकिंग कोड गूगल एनालिटिक्स शो करेगा वो वाला कोड है। फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिंग आईडी मुझे नज़र आ रहा है। ये वो आईडी है कि जो वेबसाइट मैंने ऐड की थी वाइल साइनिंग अप इनटू गूगल एनालिटिक्स, उसका जो आईडी जनरेट किया था गूगल ने, ये वो वाला आईडी है। लेकिन अगर मैंने एक नई वेबसाइट ऐड करनी है विद इन द गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, तो आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट प्रॉपर्टी बटन विच इज़ इन द ब्लू कलर, और क्रिएट प्रॉपर्टी के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सिमिलर स्क्रीन आ जाएगी जो साइनअप के दौरान आती है। आपने वेबसाइट को ट्रैक करना है, मोबाइल ऐप को ट्रैक करना है। फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ वेबसाइट, आई विल राइट वेबसाइट 2 और उस वेबसाइट का एड्रेस है वो मैं यहाँ लिख लूँ, और उस वेबसाइट का एड्रेस है वो मैं यहाँ लिखूँगा। फॉर एग्जांपल www.examplewebsite.com, और कैटेगरी में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, एंड वंस आई क्लिक ऑन गेट ट्रैकिंग आईडी, गूगल एनालिटिक्स जो है वो मुझे ट्रैकिंग आईडी जनरेट करके दे देगा। तो लेट्स सी कि अगर गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी जनरेट करता है इस टाइम, एंड इट हैज़ बीन डन। तो ये देखें ट्रैकिंग आईडी जो है वो ये जनरेट हो गया। अब इस ट्रैकिंग आईडी को यूज़ करके दो तरीके हैं कि किस तरीके से आपने इसको एम्बेड करना है अपनी वेबसाइट में। एक तो है ग्लोबल साइट टैग के थ्रू। ये सारा स्टेप बाय स्टेप गूगल बड़े आसान तरीके से आपको बताता है कि आपने कोड में आफ्टर दी हेड विद इन द कोड ऑफ योर वेबसाइट आपने इसको ऐड करना है उस तमाम पेजेस पे जो जो आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं कि जिसके अंदर गूगल एनालिटिक्स एम्बेड होने की एक ऐप मौजूद है, तो फिर तो मामला बहुत ही आसान हो जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल अगेन wix.com की मैं एग्जांपल दूंगा, इवन वर्डप्रेस पे भी ये सहूलत मौजूद है
कि यू कैन क्लिक एंड यू कैन ऐड गूगल एनालिटिक्स ऐप विद इन योर वेबसाइट, और वहाँ आपने सिर्फ ये ट्रैकिंग आईडी देना है, और बैक एंड में जो भी टेक्निकल कोडिंग करनी है वो प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर वो खुद कर रहा होता है। यू डोंट इवन हैव टू डू एनीथिंग ओवर देयर। अब जब आपने टैग ऐड कर दिया और ट्रैकिंग आईडी ऐड कर दिया, तो होगा ये कि तमाम डाटा आपकी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स रिसीव करेगा, और जब डाटा रिसीव होना शुरू हो जाएगा तो उसकी बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट की जितने भी एनालिटिकल डाटा ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आपके सामने अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। कितने लोग आए, कितना टाइम स्पेंड किया, कौन सा पेज ज़्यादा पॉपुलर है, किस वेबसाइट से लोग आ रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको गूगल एनालिटिक्स में अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में तकरीबन 48 घंटे लगते हैं गूगल एनालिटिक्स को इन द बिगिनिंग अपडेट होने में, लेकिन जैसे जैसे गूगल एनालिटिक्स अपडेट हो रहा होता है उसके बाद एक स्टेज आती है कि लाइव डाटा भी आपके सामने अपीयर हो रहा होता है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ गूगल एनालिटिक्स। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं कि जिस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और डाटा का रोल बहुत ज़्यादा है उनकी डिसीजन मेकिंग में, तो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ गूगल एनालिटिक्स। और एज एन एग्जांपल अपने तौर के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट या अपने किसी यूट्यूब पेज को, इवन यू कैन ऐड यूट्यूब पेज ओवर हेयर ऑल्सो, यूट्यूब पेज को एनालिटिक्स के साथ एम्बेड करें और ज़रा देखें कि किस तरीके से डाटा जनरेट होता है। बट दिस इज़ द वे टू क्रिएट द ट्रैकिंग आईडी जनरेट करें, एम्बेड करें, एंड यू आर ऑल सेट। द आंसर लाइज इन द डाटा। आप सबसे पहले डाटा निकालेंगे और देखेंगे कि वो डाटा आपको क्या बता रहा है। ये कौन लोग हैं कि जो आपकी वेबसाइट पे 11 से 2 बजे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एज क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं या वेबसाइट या लैपटॉप और टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, कौन से मुल्क से उनका ताल्लुक है, उनकी एज ग्रुप क्या है, ये भी आप पता करवा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आपको पता लगेंगी तो मे बी देन यू विल फाइंड आउट न्यू इनसाइट्स अबाउट योर ओन कस्टमर्स। तो हो सकता है कि फिर आपने जो 9 से 5 बजे के दरमियान जो बंदा रखा है सैलरी के ऊपर, उसको आप कहेंगे भाई आपको 9 से 5 आने की ज़रूरत नहीं है, आप रात को हमारे लिए कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने घर से बैठ के। इट्स दी डिजिटल दौर, और डिजिटल दौर के अंदर फिजिकल ऑफिस आना ज़रूरी नहीं है, तो वो अपने घर बैठ के एज ए फ्रीलांसर आपको कस्टमर सर्विसेज की सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जो आप में से काफ़ी एज ए फ्रीलांसर काम ये करेंगे भी आगे चल के। लेकिन जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये बेस कर रहा होता है डाटा के ऊपर। अगर आपके पास डाटा मौजूद है और आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, या आपको ये नहीं पता कि उस डाटा में से आपने फाइंड आउट क्या करना है, तो वो डाटा फिर आपके लिए बेकार है। अब गूगल एनालिटिक्स बेस्ड ऑन डाटा आपकी तमाम वेबसाइट रिलेटेड, आपके इवन यूट्यूब चैनल रिलेटेड, आपकी मोबाइल ऐप रिलेटेड डाटा जो है वो सारा गूगल एनालिटिक्स जो है उसको एक्वायर करता है। एक्वायर करके उसको अपने तर्ज के ऊपर एनालाइज करके आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स दे रहा होता है। अब उन रिपोर्ट्स में से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए या आपके क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जब फ्रीलांसिंग की आप जॉब कर रहे हैं तो जो क्लाइंट है आपका वो आपको स्पेसिफिकली बता रहा होता है कि आपने मुझे इन पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स का डाटा रेगुलरली शेयर करना है। लेट्स से हर हफ्ते के बाद आपने मुझे प्रेजेंटेशन देनी है बेस्ड ऑन द डाटा कि मेरी जो वेबसाइट है वो परफॉर्म कैसे कर रही है, उस पर विजिटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ कि आपने मेरी वेबसाइट के विजिटर बढ़ाने हैं, और उसका जो वो रिजल्ट है, जो असेसमेंट है, दैट विल बी बेस्ड ऑन दी डाटा फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स। तो ये तमाम चीज़ें जो आप कर रहे होंगे वो बेस्ड कर रहे होंगे गूगल एनालिटिक्स की डाटा पे। अब ये डाटा आपको रिसीव कहाँ से हो रहा होता है? ऑफ कोर्स फ्रॉम द गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। ज़रा दोबारा वापस सॉफ्टवेयर में चलते हैं और देखते हैं कि डाटा किस किस तरह का मौजूद है और कहाँ कहाँ से एक्सेस होता है। जैसे आप गूगल एनालिटिक्स को लॉग इन करेंगे तो आपके मेन स्क्रीन जो है वो डाटा से पूरी फिल्ड होगी। अब यहाँ आप लास्ट 7 डेज़ का डाटा देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बेसिकली लास्ट ईयर का डाटा देखना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन द लास्ट ईयर ऑप्शन और वो डाटा चेंज हो रहा होगा। इसी तरीके से हर डाटा के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन एक्चुअली चेंज द डेट्स एंड देन दैट डाटा विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली चीज़ देखूँ, पहला जो मेरे पास ब्लॉक आ रहा है डाटा का, उसमें देखूँ तो ये नंबर ऑफ़ यूज़र्स का डाटा है और एक दिन 52 यूज़र्स फॉर एग्जांपल मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर मेरे पास रिसीव हुए उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो यहाँ मैंने एज एन एग्जांपल ट्रैकिंग के लिए डाली थी। यहाँ डिसीजन मेकिंग की जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती हुई आती है कि आपने देखना है कि उस दिन आपने क्या ऐसा किया था कि आपके जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं उस वेबसाइट के ऊपर वो इतने इंक्रीज़ हुए। क्या आपने कोई पेड कैंपेन चलाई थी या आपने अपनी वेबसाइट में कुछ चीज़ चेंज की थी जिसकी वजह से यूज़र्स जो हैं वो चेंज हुए। इसी तरीके से यूज़र्स कब यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट को, वो भी डाटा यहाँ आप सामने रिसीव हो रहा है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डाटा विच एक्चुअली टेल्स यू, जैसे जैसे आप इसकी बैकग्राउंड में या हिस्ट्री में जाते रहेंगे तो ये डाटा और मज़ीद पॉपुलेट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई लास्ट ईयर डाटा, कब लोगों ने यूज़ किया उसको, कितने बजे यूज़ कर रहे हैं,
उसके बाद अगर हम उसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यूज़र एक्विजिशन का डाटा भी आपको यहाँ रिसीव हो रहा है कि आपने जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो बेसिकली कौन सी वेबसाइट से आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग से आ रहे हैं, किसी और वेबसाइट का रेफरल है, ऑर्गेनिक सर्च है जो गूगल के थ्रू हो रहा है, या डायरेक्ट आप वेब एड्रेस को लिख के आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इधर रिसीव हो रही होती हैं। तो इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ फॉर एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ स्पाइक था 52 यूज़र्स का, तो यहाँ डाटा ये हमें बता रहा है कि उसमें ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा आए। 36 पीपल केम फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च। तो हो सकता है कि उस एक दिन या उन 2-3 दिनों के अंदर जब यूज़र्स बेस बढ़ी है तो शायद हमने पेड कैंपेन ऑफ गूगल एडवर्ड्स लॉन्च की होगी, सर्च कैंपेन, जिसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनिक सर्च है वो बढ़ गई हमारे वेबसाइट के ऊपर। व्हाट पेजेस डू योर यूज़र्स विजिट, आपके पेजेस के अलावा और कौन कौन से पेजेस हैं, इसकी भी मैं अगर प्रीसेट को चेंज करूं तो लेट्स सी कौन से और पेजेस जो है पॉपुलेट होते हैं। तो आपके पेज के अलावा ये भी पेजेस हैं कि जो यूज़र जो है वो सर्च कर रहा होता है। इसके अलावा एक्टिव यूज़र्स के बारे में है, कौन सी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उसके बारे में आ रहा होता है। यहाँ अगेन एक चीज़ मैं बताता चलूँ दोबारा कि जैसे जैसे आपकी वेबसाइट का डाटा पॉपुलेट होगा, वेबसाइट पुरानी होगी तो ये डाटा और मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो डेस्कटॉप यूज़र ज़्यादा हैं, मोबाइल यूज़र्स कम हैं मेरी वाली एग्जांपल के अंदर। और आप कितना रिटेन किया है आपने अपने यूज़र्स को, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वीक 0 के बाद वीक 1, वीक 2, वीक 3 में आए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पेशली अगर आप कोई ब्लॉग चला रहे हैं, कोई न्यूज़ ओरिएंटेड वेबसाइट चला रहे हैं तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखते हैं कि आपने अपने यूज़र्स को कहीं लूज़ तो नहीं कर दिया। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर रियल टाइम रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती हैं। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, ऑनलाइन है, तो आपको पता लग रहा होता है कि कौन लोग कहाँ से इस टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ऑडियंस रिपोर्ट आपके सामने आ रही होती है कि ऑडियंस के बारे में जो मेन एनालिसिस है वो तमाम आपके सामने रिसीव हो रहा होता है। इसके बाद अगर हम ऑडियंस के बाद देखें तो हमारे पास एक्विजिशन है, बिहेवियर है और कन्वर्जन का डाटा भी है कि जिसको यूज़ करके आप फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एक टाइम होता था कि डाटा जो है वो हमेशा डराया करता था कि इतना मुश्किल है उसको एनालाइज कैसे करना है, लेकिन अगर आप नोट करें तो एक बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर जस्ट ऑन वन क्लिक यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आपकी एग्जांपल हो सकता है मेरी एग्जांपल से बेहतर हो, आपके पास ज़्यादा डाटा मौजूद हो क्योंकि आपने वेबसाइट ऐड किए हुए कुछ अर्सा हो गया और डाटा बिल्डअप हो गया। तो ये जो तमाम फिगर्स हैं वो आपको और मज़ीद इंसाइट्स दे रही होंगी आपके डाटा के अंदर और एज वेल एज आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो गूगल एनालिटिक्स को अपने तौर पे यूज़ करें और इसको अपनी एक हैबिट बनाएं और डाटा बेस्ड डिसीजन जब आप करना शुरू कर देंगे तो आप भी खुश होंगे, क्लाइंट भी खुश रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होगी एज ए फ्री